जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शेखावटी एजुकेशन। इंग्लिश की क्लास में नाउन से रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। पिछले वीडियो में हमने नाउन जेंडर को पढ़ा था और एक नाउन का क्लासिफिकेशन देखा था, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और एक मास नाउन। आज जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो नाउन से ही रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है नाउन से जुड़ा हुआ। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस टॉपिक को, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है और समझते हुए चलना है। आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ नाउन। फंक्शंस ऑफ नाउन मतलब नाउन के कार्य, कि नाउन क्या काम कर सकता है। हमने नाउन को अच्छे से देखा है, शुरू से जीरो से शुरू करके हमने नाउन को पढ़ा है। उसके बाद धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए हम आगे बढ़े हैं और अब हम इस स्टेज पर हैं कि हम ये देख सके कि जो नाउन है वो काम क्या क्या कर सकता है। नाउन को हम समझ तो चुके हैं, नाउन को हम पहचान भी कर सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है, लेकिन हमें अब ये पता होना चाहिए कि एक नाउन वर्ड जो है वो क्या काम कर सकता है सेंटेंस में, उसकी कितनी हैसियत है, क्या काबिलियत है, उसको हम किस तरह यूज में ले सकते हैं। तो देखिए, नाउन वर्ड जो है, कोई भी नाउन है, वो क्या क्या कार्य कर सकता है। तो पहला कार्य वो कर सकता है सब्जेक्ट। एक नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ड है, नाउन के समान जो कोई शब्द है, खुद नाउन हो गया या कोई जिरेंड हो गया, कोई फ्रेज हो गई, नाउन फ्रेज हो गई, कोई नाउन क्लोज हो गया या फिर पूरा सेंटेंस हो गया। तो नाउन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बन सकता है। एक नाउन वर्ड जो है वो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर पे हम देखें तो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का। हम इनको सबको बारी बारी एक एक को देखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि एक जो नाउन वर्ड है वो क्या क्या काम कर सकता है। तो सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन की तरह उसको यूज किया जा सकता है। अब ये केस इन अपोजिशन क्या होगा ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और लास्ट एड्रेसिंग। ये हमने यहां पर देखे कि ये सारे कार्य, सारे फंक्शंस जो है वो एक नाउन वर्ड कर सकता है। मतलब सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, केस इन अपोजिशन की तरह यूज किया जा सकता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और एक लास्ट एड्रेसिंग। ये सारे फंक्शंस एक नाउन वर्ड कर सकता है। अब किस तरह से करेगा, कैसे हम पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में ये नाउन वर्ड क्या काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें जरूरत है कि एक एक एलिमेंट को हम बड़े ही ध्यान से, विस्तृत ढंग से हम इसको पढ़ें। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि एक नाउन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि a noun word may be subject of verb in the sentence। कि एक नाउन वर्ड जो है वो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। एक बात जो यहां पर ध्यान रखने वाली है वो ये है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हमेशा
वर्ब के होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो भी वर्ब का होता है और जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो भी वर्ब का ही होता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के होते हैं और एक नाउन वर्ड जो है वो सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है। अब सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट का मतलब द टर्म और एलिमेंट, कोई टर्म या एलिमेंट विच इज बीइंग which is talking about in the sentence is called subject। सब्जेक्ट क्या होगा? अब हमने देखा कि जो एक नाउन वर्ड है वो सब्जेक्ट का काम कर सकता है, वो सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट होगा क्या? तो सेंटेंस का कोई भी ऐसी टर्म या एलिमेंट तत्व है जिसके बारे में बात की जा रही हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। सेंटेंस में सेंटेंस का ऐसा एलिमेंट जिसके बारे में बात की जा रही हो वही एलिमेंट सब्जेक्ट कहलाता है। तो नाउन का पहला फंक्शन हमने देखा कि एक नाउन वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो एग्जांपल देखें तो देखो जरा, एग्जांपल्स की बात करें, मोहन इज राइटिंग ए स्टोरी दीज डेज। आजकल मोहन एक कहानी लिख रहा है। तो देखें ये जो एलिमेंट है ये है सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट के बारे में ही सेंटेंस में बात की जा रही है कि जो मोहन नाम का एक लड़का है वो आजकल एक स्टोरी लिख रहा है। तो इस मोहन के बारे में बातचीत की जा रही है और मोहन जो है ये है नाउन। नाउन में भी बात करें तो प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन बनने के बाद इस सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यह काम कर रहा है। नेक्स्ट और देखें तो the prime minister is the head of पार्टी। तो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्टी का हेड है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये कॉमन नाउन है और सब्जेक्ट बना हुआ है और इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात की जा रही है। तो ये कॉमन सी बात थी, एक छोटा सा रूल था कि जो एक नाउन वर्ड है वो किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकता है, उसका सब्जेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट बात करें तो दूसरा जो फंक्शन है नाउन का वो है ऑब्जेक्ट। फंक्शंस ऑफ नाउन, और फंक्शंस ऑफ नाउन में सेकंड है ऑब्जेक्ट। A noun word may be object of the verb in the sentence। एक नाउन वर्ड जो है वो एक सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब यहां पर देखें ऑब्जेक्ट जो होगा वो दो टाइप का होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारी पहले भी हो चुकी है। एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली बात तो ये होगी कि जो नाउन वर्ड है वो ऑब्जेक्ट बन सकता है। ऑब्जेक्ट बनने का काम, ऑब्जेक्ट बनने की जो काबिलियत है, जो हैसियत है वो किसकी है? वो सिर्फ नाउन की है, या फिर नाउन के समान कोई वर्ड है। मतलब जो जिरंड है वो भी नाउन ही होता है, वर्बल नाउन बोलते हैं उसको, वो नाउन का ही काम करता है, तो वो भी नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन करता है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम जो नाउन करता है तो ऑब्जेक्ट दो टाइप का बन सकता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में यदि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो देखिए इसके बारे में बात करें तो सबसे पहली बात ये कि यदि किसी सेंटेंस में यदि एक ही ऑब्जेक्ट है, यदि किसी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है, मतलब यदि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो वो डायरेक्ट तथा उसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। आप देखेंगे कि कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे, और जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे उसकी पहचान आप करोगे, तो देखिए पहली बात तो ये कि यदि एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो कैसा भी ऑब्जेक्ट है आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, वो सदैव डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट होगा। ये बात उस समय की है जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में दिए गए हों। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो व्हाट के जवाब में आए, जो व्हाट का आंसर जो ऑब्जेक्ट दे रहा है वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम के आंसर में आए वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट व्हाट के जवाब में आ रहा है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में है, और जब व्हाट से क्वेश्चन करने पर आंसर में यदि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम से क्वेश्चन करने पर यदि कोई ऑब्जेक्ट आंसर में आ रहा है तो वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहली बात। अब आप देखोगे कि जब दो ऑब्जेक्ट आपके सामने हैं तो सामान्यतया जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो कोई निर्जीव वस्तु होगी। सामान्यतया जब आप ये पहचान करोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो लगभग सामान्यतया निर्जीव वस्तु होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव वस्तु होती है। लेकिन ये कोई परफेक्ट रूल नहीं है कि जो निर्जीव जो है वो हमेशा डायरेक्ट ही होगी या फिर जो सजीव है वो हमेशा इनडायरेक्ट ही होगी। लेकिन काफी हद तक ये रूल लागू हो सकता है, लेकिन इसमें अपवाद भी कई जगह पर आ जाता है। इसलिए सटीक अगर आपको ये पहचान करनी है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, तो आपको व्हाट और whom से क्वेश्चन करना चाहिए, और आंसर में यदि वो ऑब्जेक्ट व्हाट के आंसर में आ रहा है तो डायरेक्ट, और यदि whom के आंसर में आ रहा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये आपकी सटीक पहचान है। तो अब देखिए जरा एग्जांपल से और पता करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने और देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट बनने का जो काम है वो वास्तव में क्या एक नाउन कर रहा है। तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारे सामने, द टीचर पनिश्ड सम स्टूडेंट्स। पहली बात तो देखो यहां पर है सब्जेक्ट द टीचर, और एक नाउन जो है, नाउन है टीचर और वो भी कॉमन नाउन है, और ये सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। पनिश्ड वर्ब है, सम डिटरमिनर है, और स्टूडेंट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पहली बात, एक ही ऑब्जेक्ट है, जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो हमें नहीं देखना कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हमें नहीं क्वेश्चन करना है व्हाट से या whom से, वो तो सदैव ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स जो है वो नाउन है, और नाउन होने के साथ यहां पर काम कर रहा है ऑब्जेक्ट बनने का। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सी गेव मी ए पर्स। सी प्रोनाउन है। उसके बाद बात करें मी और ए पर्स। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं,
एक तो है मी और एक है ए पर्स। अब यहां पर हमें ये देखना है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट है। तो इसका मतलब है कि उसने मुझे एक पर्स दिया, तो व्हाट से अगर हम क्वेश्चन करें कि उसने क्या दिया, तो आंसर में आ रहा है ए पर्स, और ये है यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव है। लेकिन मैंने कहा था हमेशा ये सटीक नहीं होगा, कई बार इसमें अपवाद आ जाता है, लेकिन आप जब वर्ड से क्वेश्चन करेंगे तब आपका तरीका बिल्कुल सही है और आंसर में आ रहा है ए पर्स, कोई एक थिंग आ रही है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी, तो हूम मतलब किसको, पर्स किसको दिया, तो मी मुझे दिया, आंसर में मी आ रहा है, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सामान्यतया एक सेंटेंस में इसी प्रकार से लिखा जाता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। लेकिन ये भी फिक्स नहीं है कि हमेशा ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिखा जा सकता है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है, राम ब्रिंग्स ए टिकट फॉर मी। तो जब देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है टिकट और एक है हमारे पास मी, तो जब वर्ड से क्वेश्चन करते हैं कि राम मेरे लिए एक टिकट लेके आता है, तो व्हाट क्या लेकर आता है, तो ये देखो ए टिकट, तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है, और हूम किसको किसके लिए, तो यहां पर मी आ रहा, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा गया है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा गया है। ऐसी सिचुएशन जब होती है कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। को के अर्थ में टू और के लिए के अर्थ में फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, आवर बॉस ऑफर्स ए वेकेशन टू अस। हमारे बॉस जो है उन्होंने हमें एक छुट्टी का एक वेकेशन का ऑफर दिया है, मतलब ऑफर देते हैं। तो यहां पर देखें सब्जेक्ट है और बॉस, ऑफर्स वर्ब है, ए वेकेशन एक है ऑब्जेक्ट और दूसरा है अस। अब देखिए व्हाट क्या ऑफर किया, तो वेकेशन, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हूम किसको हमें, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखा गया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और बाद में लिखा गया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, और को के अर्थ के लिए टू प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स ब्रॉट द टीचर ए हारमोनियम। जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर के लिए एक हारमोनियम खरीद के लाए थे। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, नाउन है, ब्रॉट वर्ब है, एक द टीचर और एक हारमोनियम, दो ऑब्जेक्ट हैं। तो व्हाट क्या खरीद के लाए थे, हारमोनियम, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसके लिए, टीचर के लिए, तो ये हुआ हूम के लिए, आंसर में आया, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले इनडायरेक्ट को लिखा गया है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा गया है। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस की बात करें, द किंग ऑफर्ड द सेंट टू काउज। जो राजा है उसने दो गायों का ऑफर दिया है, दो गायें देने का ऑफर दिया है संत को। तो देखिए किंग सब्जेक्ट है, कॉमन नाउन है, ऑफर यहाँ पर वर्ब है, और द सेंट और टू काउज यहां पर दो ऑब्जेक्ट है। वोट के जवाब में अगर बात करें तो क्या देने के लिए ऑफर किया है, क्या ऑफर किया है, तो दो गायें, दो काउज, तो ये है डायरेक्ट। लेकिन अब यहां पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखो सजीव है, टू काउज, दो गायें, तो गाय तो सजीव है, लेकिन यहां पर एक वस्तु की तरह देने के लिए इसका यूज किया गया है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और द सेंट जो है ये होम के आंसर में आ रहा है, किसको, तो सेंट को, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ऑब्जेक्ट का ये जो पूरा फॉर्मूला है ये समझ में आया होगा कि एक नाउन जो है वो सब्जेक्ट बनने का काम तो करता ही करता है, वर्ब बनने का काम भी करता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है तो दो टाइप का ऑब्जेक्ट बन सकता है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से आप एक सेंटेंस में उसकी पहचान करोगे वो मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नाउन का फंक्शन नेक्स्ट क्या हो सकता है।
नेक्स्ट देखिए, a noun word may be complement of a subject or object। मतलब एक नाउन वर्ड जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, मतलब दो टाइप का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सबसे पहले बात तो ये है कि एक नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और वो क्या काम करेगा, ये हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि कॉम्प्लीमेंट जब बनेगा तो दो टाइप का बनेगा, एक तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एक बनता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन वर्ड है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की डिटेल्स दे सकता है, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें दे सकता है। तो सब्जेक्टिव जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो कहां पर यूज किया जाएगा सेंटेंस में, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो कहां पर यूज किया जाएगा और किस प्रकार से वो डिटेल्स देते हैं, इसके लिए हमें एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि एक नाउन वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा एक नाउन वर्ड या फिर नाउन के इक्विवेलेंट कोई दूसरा वर्ड। नाउन के इक्विवेलेंट का मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ऐसा एक कोई शब्द जिसमें नाउन के बराबर की शक्ति हो, नाउन के बराबर की ताकत हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जिरंड हो सकता है, इंफिनिटिव हो सकता है, या फिर एक नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लोज हो सकता है, या फिर कोई नाउन सेंटेंस हो सकता है। तो वो भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक टाइप से नाउन ही हैं। तो जो नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखिए, जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ए वर्ड which gives more information about subject. It always stands after verb। एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में और ज्यादा जानकारी देता हो, और ये जो वर्ड जो होगा, जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा। मतलब एक ऐसा शब्द जो सब्जेक्ट जो वर्ब के बाद में रहकर और सब्जेक्ट की जानकारी देगा। मतलब स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट तो सबसे पहले आएगा, बाद में वर्ब आएगी, और इस वर्ब के बाद में आ सकता है कॉम्प्लीमेंट। यहां रहकर ये सब्जेक्ट की डिटेल देगा, और जब ज्यादा डिटेल देगा सब्जेक्ट की तो कॉम्प्लीमेंट होगा। हिंदी में इसे कहते हैं पूरक। हिंदी में कॉम्प्लीमेंट को कहते हैं पूरक। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से जानकारी देता है। माय फ्रेंड इज ए टीचर। मेरा दोस्त एक टीचर है। तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हमारे पास हुई वर्ब, और ये आया है कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बाद में है। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये ए जो है ये अपने आप में अलग कोई अर्थ नहीं दे रहा है, ये तो आर्टिकल है, डिटरमिनर है, जो इस वर्ड के साथ आया है, इस टीचर के साथ आया है। तो अपने आप में एक जो मेन वर्ड जो है वो है टीचर। तो ये टीचर जो है वो यहां पर रहकर इस सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है कि मेरा दोस्त जो है वो एक टीचर है। तो इसकी और डिटेल जब ये यहां से दे रहा है तो ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में भी ये बनेगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में और डिटेल हमें दे रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों, और एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। राम बिकेम ए डॉक्टर, तो राम जो है वो एक डॉक्टर बन चुका है, तो राम हुआ सब्जेक्ट, बिकेम हुई हुआ, और एक डॉक्टर जो है वो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि राम के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में ये डिटेल दे रहा है कि राम क्या बन चुका है, तो राम एक डॉक्टर बन चुका है। नेक्स्ट, सुरेश अपीयर्स हैप्पी, सुरेश जो है वो खुश प्रतीत होता है, खुश दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सुरेश के बारे में डिटेल दे रहा है हैप्पी, कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो खुश दिखाई दे रहा है, खुश प्रतीत होता है, तो यहाँ पर ये हुआ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वर्ब के बाद में रहकर सब्जेक्ट की डिटेल दे रहा है। नेक्स्ट है सी सीम्स ग्लूमी, सी सब्जेक्ट, सीम्स वर्ब, ग्लूमी मतलब उदास, जो कोई लड़की है जो उदास दिखाई दे रही है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में ये वर्ड ग्लूमी वर्ब के बाद में आकर और डिटेल दे रहा है, बना सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो एक नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट भी दो टाइप का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वो जो सब्जेक्ट की डिटेल दे, और जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो वर्ब के बाद में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाएगा, और वो ऑब्जेक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल देता है। जिस प्रकार से एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो वर्ब के बाद में आकर सब्जेक्ट के बारे में हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, उसी प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है वो ऑब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में यूज करने पर वो ऑब्जेक्ट के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है। एग्जाम्पल की बात करें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के, तो हमारे पास एग्जांपल है आई कंसीडर हिम ऑनेस्ट, मैं उसे ईमानदार मानता हूं। तो यहां पर देखिए आई सब्जेक्ट है, कंसीडर वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। अब देखिए जो वर्ड आया है ये यहां पर इस आई की डिटेल तो दे नहीं रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट है। और ऑनेस्ट ये वर्ड आया ऑब्जेक्ट के बाद, जो इस हिम की डिटेल दे रहा है कि मैं उसे ईमानदार समझता हूं, ईमानदार मानता हूं, तो उसे क्या मानता है, तो ईमानदार। इस हिम की और डिटेल दे रहा है ऑनेस्ट, तो यहां पर बना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में और इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑनेस्ट, तो ये यहां पर है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हिज पेरेंट्स कॉल हिम मोनू, उसके जो पेरेंट्स है, माता पिता है, वो उसे मोनू बुलाते हैं। तो हिज पेरेंट्स सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल दे रहा मोनू कि उसे क्या बुलाते हैं, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो यहां पर ये मोनू बना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट और लास्ट है द प्रिंसिपल मेड मोहन मॉनिटर, प्रिंसिपल ने मोहन को मॉनिटर बनाया था। तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर कि प्रिंसिपल ने उसे क्या बनाया था, तो मॉनिटर बनाया था, और अधिक डिटेल्स दी जा रही है, तो यहां पर ये बना ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों आज हमने देखा कि एक नाउन जो है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ऑब्जेक्ट भी दो टाइप का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किस प्रकार से आप पहचान करोगे ऑब्जेक्ट की, वो मैंने आपको बताया है। और उसके बाद एक नाउन वर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, दोनों टाइप का, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और जो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो वर्ब के बाद में आकर सब्जेक्ट के बारे में और अधिक डिटेल्स देगा, और जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑब्जेक्ट के बाद में आकर ऑब्जेक्ट के बारे में हमें और जानकारी देता है। तो आज हमने 3 फंक्शंस देखे नाउन के बारे में कि नाउन क्या क्या काम कर सकता है। 3 फंक्शंस जो अभी बचे हुए हैं उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शेखावटी एजुकेशन पर। आपके लिए एजुकेशन से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोज हम लेकर आते हैं, तो आप जरूर इनका फायदा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक्स वेरी मच। जय हिंद।